नमस्कार। आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद। पत्रिका संवाद के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद गंभीर विषय को लेकर बात करने वाले हैं कि बात है पहलगाम की, बात है कश्मीर की, बात है हिंदुस्तान की। एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे भारतीयों को झकझोर करके रख दिया। सबके खून उबाल मार रहे हैं। चारों तरफ देखो, कश्मीर की बात हो रही है, पहलगाम की बात हो रही है। आज हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए आर.सी. चड्ढा जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है और रिटायर कर्नल है, उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्होंने कश्मीर में रह के काम किया है। 1971 की लड़ाई उन्होंने कश्मीर में रह के लड़ी और कारगिल की लड़ाई लड़ी। ऐसे फौजी, ऐसे रिटायर कर्नल आज हमारे बीच में है। उनसे जानेंगे कि ऐसा वाकया क्यों हुआ, किस तरह से हुआ कि देश के 26 नौजवानों की, 26 लोगों की जान चली गई। एक बहुत ही झकझोर करने वाला विषय था। भारत के प्रधानमंत्री ने दुबई की यात्रा से वापस आना पड़ा, लौटना पड़ा। पूरा भारत इसको एक गंभीरता पूर्वक देख रहा है। सर, पत्रिका संवाद में आपका स्वागत है। ये पहलगाम की जो घटना हुई, आतंकवादी घटना हुई, सीधे सीधे कहिए कि पाकिस्तान की लड़ाई थी। बिल्कुल, इसमें कोई भी चूक नहीं है कि हम उसको पाकिस्तान की लड़ाई ना कहें, क्योंकि जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती है उन सब के पीछे आज तक का इतिहास रहा है कि सबके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ रहा है। तो पाकिस्तान इस तरह की घटनाएं क्यों करता है? इसको, इस जो पहलगाम की घटनाएं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखियो जी, जब से ये घटना हुई है मेरा तो खून खोल रहा है। लग रहा है मैं अभी निकल जाऊं और AK-47 लेके आऊं, कम से कम इनके आकाओं को मार के आऊं। तो मैंने भी 3 लड़ाई लड़ी हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट ही लड़ी है। आपने 2 लड़ाई कश्मीर में रहकर ही लड़ी है। तीसरी लड़ाई आपने नॉर्थ ईस्ट में रहकर लड़ी, आसाम में लड़ाई लड़ी उल्फा के अगेंस्ट। तो आपने पाकिस्तान को नाको चने चबाए हुए हैं पहले ही। कारगिल के युद्ध में तो पाकिस्तान बुरी तरह हारा, और 71 के युद्ध में जब बांग्लादेश अलग कराया तो आप लोगों ने, फौजियों ने 93,000 पाकिस्तान फौजियों को अरेस्ट कर लिया था, बंदे बना लिया था। बाद में हमने मानवीयता आधार पर उन लोगों को छोड़ दिया। ये हमारी मानवता थी, ये हमारी महानता थी, बेवकूफी ये हमारी बेवकूफी थी, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन अब जो ये घटनाएं घटित हो रही है, इनके पीछे क्या कारण रहा होगा? आप क्या सोचते हैं, इनके पीछे कारण क्या है? एक कारण तो खास मुझे स्पष्ट नजर आता है कि कश्मीर में अस्थिरता पैदा करना। जिस तरह से 370 धारा को हटाया गया है, तो उस मामले को देखते हुए वो चाहते हैं कि कश्मीर कभी आबाद हो ही ना, इस भावना को देखते हुए आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा और प्रकाश डालिए, क्योंकि आप कश्मीर में रहे हुए हैं, आपने कश्मीर के गवर्नर के साथ भी काम किया हुआ है, तो आपको अधिक जानकारी है इस विषय को लेकर। देखिए, असली बात यह है कि जब 47 में धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ तो कश्मीर वॉज ए डिस्प्यूटेड एरिया इन द सेंस, पहले सभी स्टेट्स को चांस दिया गया कि आप पाकिस्तान के जाओ या हिंदुस्तान के साथ जाओ। कश्मीर में अभी डिसाइड नहीं हुआ था, तो इन्होंने अपने स्मार्टली, पाकिस्तानियों ने अपने रजाकार भिजवा के कश्मीर को हड़पने की कोशिश की, और वहां से मुजफ्फराबाद से आके उड़ी, बारामूला यहाँ तक पहुंच गए थे। तो इधर से हरि सिंह, जो महाराजा हरि सिंह जी थे, उन्होंने प्रेशर डाला इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, आप हमारी फौज भिजवाओ। तो पटेल साहब ने बोला, भाई ऐसे नहीं भिजवाएंगे, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करो तब भिजवाएंगे। तो जब उन्होंने साइन किया तो हमारी बाई एयर एक सरदार सिख बटालियन और दूसरी वहां पर लैंड की, तो इन्होंने अपने इलाके को छुड़ाना की कोशिश की। ये एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे, तो फिर उन्होंने लड़ाई कर करके बारामूला, उड़ी, वहां तक निकाला। लेकिन हमारे जो आका थे नेहरू साहब, उन्होंने इतनी महा गलती की कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन में चले गए, लड़ाई वहीं बंद हुई। इसका मतलब जो इलाका पाकिस्तान ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा था रजाकार के थ्रू, वो उनके पास ही रहा, जिसको हम POK बोलते हैं, क्योंकि हरि सिंह जी ने ऑलरेडी साइन कर रखे थे। तो देखा जाए तो पूरा हिंदुस्तान, सॉरी पूरा कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा होना चाहिए था। अभी जो पाकिस्तानी हैं, शुरू से ही जितने भी जनरल्स थे, जितने भी इनके थे, उनके दिमाग में एक ही चीज थी, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। कश्मीर के नाम पे उन्होंने एक तो अपने कंट्री को लूटा,
जितने भी, क्यों फौज ही अभी तक भी फौज ही सब कुछ कर रही है, अपनी जमीनें खरीदी, बाहर घर बनाए। तो कश्मीर के नाम पर, जो कश्मीर अगर निकल जाएगा उनके दिमाग में से, तो फिर तो आम पब्लिक तो उनके पीछे पड़ जाएगी। तो इसलिए कश्मीर का जो मुद्दा उनके दिमाग में ऐसा घुसा हुआ है। अभी भी मुनीर ने बोला उनका जो है कि ये कश्मीर मेरे गले की हड्डी, बोला था अभी। इसीलिए ये तो मोदी साहब ने, पता नहीं भगवान ने इनको कैसे सही सलाह दी कि इन्होंने 370 को क्वाइटली क्या मतलब सोच समझ के। आज की तारीख में भी जब हम बात करते हैं तो कश्मीर कश्मीर कश्मीरी हिंदुस्तान से आवाज आती है। प्रत्येक युवा, प्रत्येक बुजुर्ग, यहाँ तक कि बच्चे, छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूलों में, वो भी कहता है कश्मीर हमारा है, पीओके हमारा है। ये एक नारा है, ये रटा हुआ है या अंतर आत्मा से आवाज आती है? तो हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे से, जवान जवान से, बूढ़े बूढ़े आदमी तक भी कश्मीर हमारा कहता है। बिल्कुल, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कोई तो आज की सरकार, जब इतना बड़ा हादसा हो ही गया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि अब जो है फौजियों को ऑर्डर नहीं देना चाहिए कि आप पूरा कश्मीर लो। पूरा कश्मीर ही नहीं लो, बल्कि पाकिस्तान का भी हिस्सा लो, और उनकी सेनाओं को और उनके जो आतंकवादी संगठन है, जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आप सर्जिकल स्ट्राइक तो एक बहुत छोटी चीज हो जाती है, नहीं, इसका नामो निशान मिटा देना चाहिए। आज जब मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, तो बात करते करते बात आ गई पहलगाम पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कश्मीर को, एक बच्चे ने कहा, छोटे, जो सेकंड क्लास में पढ़ता है, बिल्कुल, उसने कहा कश्मीर, इस पाकिस्तान को इस धरती पर रहने का हक नहीं है। अगर हम उसको हक दे रहे हैं तो गलती हमारी है कहीं ना कहीं। तो बच्चों बच्चों में इतना खून खोल रहा है, इतनी गर्मी उत्पन्न हो रही है कि अब कोई बर्दाश्त करने की सूरत में ही नहीं है। तो पहलगाम जैसी घटना होने के बाद तो मुझे लगता है कि अब सरकार को भी और आम नागरिकों को भी, आम नागरिक तो सरकार को सपोर्ट ही कर सकता है। अगर मुझे कहा जाए कि आपकी ड्यूटी ये लगाई जाती है कि आप कश्मीर में खाना भेजेंगे, तो मैं निसंकोच, निश्चित रूप से सरकार का कहना मानते हुए कश्मीर में खाना पहुंचाने का या अन्य जो मेरी ड्यूटी लगाई जाए वो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, बिना किसी शर्त के तैयार हूं, बिना किसी लोभ लालच के तैयार हूं। सिर्फ किस लिए कि देशभक्ति प्रत्येक जवान के अंदर, प्रत्येक भारतीय के अंदर इस समय कूट कूट कर भरी हुई है। तो सर, आपको लगता है कि अब हमारी फौजियों को जवाब देना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक, और उससे भी आगे बढ़ जाना चाहिए? देखिए, इस वक्त पूरे देश में जोश है और सब बोल रहे हैं कुछ होना चाहिए, लेकिन जो ये वॉर है, ये ऐसे नहीं कि कल शुरू कर दो, टाइम लगता है। पूरे रिसोर्सेज बॉर्डर तक पहुंचाने पड़ते हैं, असला ले जाना पड़ता है, मूवमेंट होती है, हमारी रिजर्व फौज होती है, जो रिजर्व होती है, उनको मूव करना पड़ता है, तो टाइम लगता है। और सबसे बड़ी बात, अभी रिसेंटली इमीडिएटली जो हमारी सरकार ने किया, जो 5 एक्शन लिए उनके, वो जो पानी बंद कर दिया है या वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, ये सब कर दिया। अभी सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान ने की है कि उसने शिमला एग्रीमेंट को रद्द कर दिया। शिमला एग्रीमेंट का ये था कि जब हमने 93,000 उनके पकड़े, तो मिसेस गांधी और साथ में भुट्टो साहब बैठे थे शिमला में, उन्होंने आपस में बात की थी। उन्होंने आपस में सोचा कि भी आज ही तो कल लड़ाई तो बंद होगी, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है। तो उन्होंने सोचा कि जो ये अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी कि जो जहां जहां बैठे हैं, तो वो उसको ऐसे रहने दें, हम लड़ाई नहीं करेंगे, और उसके बाद जब वक्त आएगा, जब पॉलिटिकल विल दोनों साइड से होगी, तो फिर ये आपस में डिसाइड करेंगे। अब उन्होंने वो मना कर दिया। इसका मतलब ये है, देखो कारगिल में भी हमने LIC क्रॉस नहीं की। पाकिस्तान ने ये मान लिया कि कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। हमारे लिए भी, तो हमारे लिए अच्छा हुआ, हमारे लिए अब लाइन ऑफ कंट्रोल है ही नहीं। हम तो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है तो पूरा कश्मीर हमारा, ये है प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली बिल्कुल सही उन लोगों ने मान लिया है। बिल्कुल सही बोला। तो ये पाकिस्तानी लोग बिना दिमाग के भी होते हैं, बिना दिमाग के हैं। इनके चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे इनके कोई भी आका और राष्ट्रपति हो, इनमें दिमाग, अगर शिमला समझौते जैसे एग्रीमेंट को भी अगर ये खत्म कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये दिमाग से काम ले रहे हैं। तो माननीय मोदी जी को इनके इस कृत्य को जरूर, इसका फायदा उठाते हुए कश्मीर को तुरंत प्रभाव से ले लेना चाहिए। ये बात ठीक है कि डिप्लोमेटिक चीजें भी होती है, कूटनीतिक प्रयास भी होते हैं। अब ये 20 देशों के एम्बेसडर्स को S. जयशंकर जी ने, विदेश मंत्री जी ने बुलाया, उनसे बात की,
तो लगता है कि चीजें धीरे धीरे अपनी हमारी फेवर में जाएंगी, फेवर में जा रही है। तो उसमें से चाइना का एम्बेसडर भी गया है एस जयशंकर जी से मिलने के लिए, और उन्होंने भी अपना समर्थन दिया। लेकिन सर एक बात और भी जो मैं सोचता हूं कि अब अमेरिका ने चाइना पर 245% टैरिफ लगा दिया है। अब चीजें भारत के पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही है इंटरनेशनली, कि व्यापार अब भारत के साथ ज्यादा हुआ करेगा, क्योंकि भारत का टैरिफ कम है, चाइना का टैरिफ ज्यादा है, तो भारत की तरफ चीजें घूम रही है। तो भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए हो सकता है कि ये कदम चीन के द्वारा भी उठवाया गया हो, क्योंकि चीन और पाकिस्तान को मैं ज्यादा अलग नहीं मानता। मैं सोचता हूं कि ये दोनों सगे भाई है, अलग अलग नहीं है। जब एक दूसरे पर बात आती है तो दूसरा उसका सहयोग कर देता है। तो चाइना ने भी अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के मार्फत ये सारी की सारी घटनाएं कराई हो, ताकि एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय में ये मैसेज जा सके कि नहीं, भारत में तो शांति नहीं है, भारत में तो आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ कुछ भी व्यापार करना सेफ नहीं रहेगा। तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह मैसेज देने का प्रयास चीन के द्वारा किया जा रहा हो, ऐसी संभावना है, और मुझे लगता है कि ये चीजें रही होगी। मेरा एक्सपीरियंस जो चाइनीज के बारे में है, मैंने चाइनीज को काफी स्टडी कर रखा है, आर्मी में भी हमें काफी कुछ पढ़ना पड़ता है। चाइनीज जो है ना, वो 100 साल आगे देखते हैं, वो शॉर्ट टर्म गेन नहीं देखते, याद रखना। अब देखो, हमारी 3 बार हुई पाकिस्तान की, हम डरते थे यार चाइनीज फ्रंट खुल जाएगा, नहीं खुला। वो इतने समझदार हैं, देखिए उन्होंने अमेरिका को हराया किस लिए, इस समझ के साथ। उन्हें 40 साल किसी को कुछ नहीं बोला, क्वाइटली। जितने भी अमेरिकन के जो बुद्धिजीवी थे, प्रोफेसर थे, रिसर्च करते थे, उनको सबको रिश्वत दे के खरीद रखा हुआ था, और वो रिसर्च चाइना के लिए करते थे। और उन्होंने क्योंकि वहां लेबर सस्ती है, हर चीज सस्ती करके, और अमेरिकन तो बिजनेसमैन है, सस्ती चीज मिलेगी तो वहां से लेंगे। उस तरीके से उन्होंने अपनी इंडस्ट्री भी वहां शिफ्ट कर दी। ये एप्पल चैपल वही शिफ्ट की होता है, अभी तो यहाँ रहे हैं, अभी आए। तो कहने के मतलब उन्होंने इतने स्ट्रांग बन गए कि अभी अमेरिका भी हिला हुआ है अंदर से, बता रहा हूँ। और मैं अभी भी बोलता हूँ, पाकिस्तान जो है, सॉरी चाइना है, इनडायरेक्टली जो करे, लेकिन अच्छा उसका भी पाकिस्तान में इंटरेस्ट है, वो सी पैक बना रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ने सबसे महा गलती हमारे इसकी 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर हमारी जमीन तिब्बत साइड में अक्साई चीन हाईवे उनको दे दी, फ्री दे दी, आपको मालूम है। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो अच्छा, फिर ये सी पैक में इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी चाहता है कि हम मतलब जो ऑयल है इधर से क्यों काफी घूम के आना पड़ता है लोगों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से, तो वो अपना इंटरेस्ट देखता है अभी भी। पर चाइना जो पाकिस्तान है ना, ये बाज नहीं आएगा। असली मुद्दा, जो असली प्रॉब्लम पाकिस्तान की है, वो इस्लामाइजेशन है। याद रखना मेरी बात सुनो, यही नहीं पूरे वर्ल्ड में। अभी भारत सरकार की तरफ से मैसेज गया कि जितने भी हिंदुस्तानी, जितने भी भारतीय पाकिस्तान में रह रहे हैं, पर्यटन के लिहाज से गए हैं या किसी व्यापार के दृष्टिकोण से गए हैं, उनको तुरंत वापस बुलाएं। तो सर, क्या आपको लगता है कि मोदी जी इस बात को सोच रहे हैं कि भारतीय को वापस बुलाया जाए, फिर इन पर अटैक किया जाए? ऐसी संभावना नजर आती है? नहीं, सिर्फ ये कारण नहीं है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, 71 में मुझे, जब मैं छुट्टी पे था, रेडियो पे न्यूज आई कि जी छुट्टी कैंसिल हो गई है, जो भी गाड़ी पकड़ के फटाफट पहुंचे बॉर्डर में। तो ये नहीं कि दूसरे दिन लड़ाई शुरू हो गई। अब हमने वहां रियलाइज किया, व्हाट एन एक्सपीरियंस, कि हर चीज पीछे से आ रही है। मतलब मान लो किसी बटालियन में किसी जगह 10 गाड़ी कम है, तो रातों रात आ रही है, एमुनेशन आ रहा है, रातों रात आ रहा है, नहीं समझा? तो जब तक ये बिल्डअप नहीं होगा तब तक लड़ाई नहीं हो सकती। ये ऑफ कोर्स हमें पता लगता है, ये बैटल इंडिकेशंस होती हैं कि अभी हम पाकिस्तान के भी सोचते हैं, अभी रातों रात लड़ाई नहीं होगी, टाइम लगेगा। धारा 370 को हटा देना मैं नहीं समझता कि किसी लड़ाई से कम। अरे क्या बात है, ये तो एक बहुत बड़ी एक महा लड़ाई थी, महा लड़ाई जीती। धारा 370 को हटा देना एक बहुत बड़ी बात थी, और माननीय मोदी जी ने रातों रात करके इस धारा 370 को हटा दिया। फौजियों को आदेश दिया गया कि आप जाइए वहां सिचुएशन को संभालिए, और हमारी सेनाओं ने जिस बखूबी के साथ सिचुएशन को संभाला, वो विश्व के इतिहास में मुझे कहीं लगता नहीं कि इस तरह से सिचुएशन को संभाला गया होगा। एक
एक जो है कुत्ते तक की भी मौत नहीं हुई। बिल्कुल चीजें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो गई। और जिस तरह से पॉलिटिकल विल थी, लोग माननीय मोदी जी सोचते थे, सरकार सोचती थी, बिल्कुल वैसा ही हुआ, एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम थी। तो रातों रात लड़ाई करना, मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए, हमारी जैसी सेना जो सशक्त सेना मानी जाती है, विश्व में अपना स्थान रखती है हमारी सेनाएं, बहुत वीर बहादुर जवान लोग होते हैं हमारी सेनाओं में, और सशस्त्र सेना है, नो डाउट, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो हमारी सेनाओं के लिए पाकिस्तानी जैसे देश के लिए लड़ने के लिए सोचना थोड़ी पड़ता है। पाकिस्तानी लोगों को हम कहते हैं तो सुअर के दृष्टिकोण के, ये सुअर ही है, इनको मारना कहाँ बड़ी बात है, इनको तो हम चाहे रात पूरी रात न लगाए, उससे पहले ही खत्म कर दे। ठीक है, वो हमारी महानता है, हमारी मानवता है कि हम उन लोगों के प्रति नफरती बात नहीं करते, नहीं फैलाते, लेकिन हमारे लिए रातों रात उनको खत्म कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, ना हमें सोचने की जरूरत है। आपको बीच में टोक रहा हूँ, ऐसा है कि लड़ाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। न्यूज सुनो आप, जितना भी, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो भी रही नहीं, ये डिप्लोमेटिक लड़ाई नहीं, ये डिप्लोमेटिक सुनो, अभी बॉर्डर पे खूब आपस में फायरिंग हो रही है एक दूसरे की। अगर कल को हो सकता है प्लान करके, जैसे हाजी पीर दर्रा हमने 65 में खोया, बड़ी मुश्किल से कैप्चर किया। हाजी पीर दर्रा इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि इधर पुंछ है और इधर राजौरी है, और बीच में 11 किलोमीटर सिर्फ इलाका है, ये बीच में हाजी पीर दर्रा है। अगर हाजी पीर दर्रा हमारे पास है तो इसका मतलब है हम वी कैन स्विच आवर फोर्सेस फ्रॉम हियर टू हियर और वाइस वर्सा। मेरी बात समझे आप? लेकिन बड़ी मुश्किल से कैप्चर किया। इसी तरह कारगिल में एक पोस्ट है 13620, वेरी डोमिनेटिंग, वो पूरे ब्रिगेड हमारे को डोमिनेट करती थी, अभी हमारे पास है। 65 में उस पोस्ट को कैप्चर करने के लिए लॉस्ट मोर देन 700 बॉयज, एक पोस्ट को, कोई मजाक बात नहीं है। और 65 में ताशकंद डिक्लेरेंस में वापस कर दिया। इतनी दुख की बात, मेरा तो खून खोलता कसम सोच के। और जिस कमांडिंग अफसर को उन्होंने तगमा शमा दिया महावीर चक्र, उन्होंने फेंका मार के, मेरे बच्चे मर गए साला, तो मुझे ये दे रहे हो? मतलब ये सिर्फ क्या बताएं आपको, मैं कांग्रेस का नाम नहीं ले रहा, दे आर बास्टर्ड इन फैक्ट, सॉरी यूजिंग दिस वर्ड। अभी माननीय मोदी जी ने पानी पर रोक लगा दी है, सरकार ने पानी पर रोक लगा दी, हम नहीं देंगे पानी उनको। हमने अपना जो समझौता हुआ है, जल समझौता है, वो सस्पेंड कर दिया। तो इससे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर हम लड़ाई नहीं भी लड़ेंगे तो पाकिस्तान स्वयं खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा है, जल हम एकदम बंद नहीं कर सकते, उसको रोक कहाँ रखेंगे? उसके लिए कम से कम 10 या 15 साल बनेंगे, इसको मतलब पूरा इफेक्टिव करने के लिए, कि उसके लिए नहर बनाएंगे, बहुत पानी है ना, इट्स नॉट अ जोक। हमारे को ऐसा डैम बनाएंगे, कुछ करेंगे, वो टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, साइकोलॉजिकल बड़ा जबरदस्त फैक्टर, हाँ ये हो सकता है, कल को बारिश खूब तेज होती है, साला छोड़ दो लड़ते। यही चीज है, यही चीज बार बार चल रही है कि वहां पे एक डैम बनाया जाए, हाँ, पानी रोक लिया जाए, उनको प्यास से मरने दिया जाए, हाँ, और फिर जब तेज बारिश आती है तो छोड़ दिया जाए, ताकि वो बहकर समुद्र में अपने आप ही चला जाए। टाइम लगेगा ना, तो हाँ, निश्चित रूप से टाइम लगेगा, ये एक दिन की कहानी नहीं, एक दिन की कहानी नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से, लेकिन आप मनोवैज्ञानिक तरीके से आप उस पर, या डिप्लोमेटिक तरीके से आप बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, बहुत प्रेशर, आम जनता पे प्रेशर है। हाँ, आम जनता पे प्रेशर है। वहां पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं कि अब जीना मुश्किल हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगी, फसल कहाँ से पैदा होगी, पानी नहीं मिलेगा, पिएंगे क्या, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, बिल्कुल क्या होगा? तो अब वो मेंटली अपने आप को डिफीट महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने तो पानी बंद कर दिया। जो पानी बड़ी बड़ी लड़ाइयां होने के बाद, 71 की लड़ाई नहीं बंद हो पाया था, कारगिल की लड़ाई के बाद नहीं बंद हो पाया था, तो की लड़ाई होने के बाद नहीं बंद हो पाया था, वो अब एक झटके में बंद कर दिया, एक झटके में बंद कर दिया। तो अब समझ में आने लगा है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरकार कुछ भी कर सकती है, तो वो लोग मोरली अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगे, और उनकी हार दर्शाती है कि उन्होंने शिमला समझौते जैसे, जो उनके पक्ष में समझौता था, उस समझौते को उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो उनकी मनोस्थिति हम समझ सकते हैं कि वो किस मनोस्थिति से गुजर रहे होंगे। तो निश्चित रूप से माननीय मोदी जी ने एक चाल चली और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, और उन्होंने ऐसी चाल चल दी कि पूरी की पूरी शक्तियां भारतीय सरकार को और भारतीय सेनाओं को दे दी। आप एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल को खत्म कर रहे हो, निश्चित रूप से भारतीय सेनाएं आगे बढ़ जाएगी। देखिए कारगिल में क्रॉस नहीं किया,
बिल्कुल नहीं की, हालांकि हम प्रेशर में थे, हम मतलब ये लॉ लॉ मानते इस चीज को। ये तो अभी तो मतलब ही नहीं है, अभी तो पीओके हमारा है। हालांकि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा पीओके मत ही लो तो अच्छी बात है, क्योंकि एज इट इज 27-30 करोड़ तो यहाँ बैठे हुए हैं और उसमें और आ जाएंगे, ये लफड़ा डालेंगे, बता रहा हूँ मैं। ये फैक्ट बता रहा हूँ। वहाँ के लोग सारे आतंकवादी है, हाँ, सब आतंकवादी है। अगर वो हिंदुस्तान में हमने शामिल कर लिया तो यहाँ हमारी शांति व्यवस्था को भंग कर देंगे वो लोग, उस मेंटेलिटी के लोग हैं। इनका कश्मीर का भूभाग जरूर ले लिया जाए, पर इनको पीछे धकेल दिया जाए कि आप पाकिस्तान में जाओ, आपके लिए कोई जगह नहीं है। मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में, कश्मीर में बहुत मुसलमान रहते हैं, ठीक है, हमारे मुसलमान भाई है, हम उनको नहीं भगा रहे, लेकिन आपको नहीं ले रहे। तो ये चीजें जरूर होनी चाहिए। अब कुछ चीजें ऐसी आ रही है निकल के सामने, रोजाना मैं टीवी में देखता हूँ कि कई बातें ऐसे निकल के आ रही है, या तो सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। रोजाना मैं शाम को ये सोच के सोचता हूँ कि सुबह मुझे कुछ ना कुछ खबर मिलेगी, पर अभी 3-4 दिन हो गए इस बात को, खबर नहीं मिली। थोड़े दिन रुक जाइए, तो थोड़े दिन हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे का खून खोल रहा है सर, इस बात मेरा भी खोलना बता रहा हूँ। और नहीं, फौजियों का तो ज्यादा खोल रहा है। आपको तो असलियत स्थिति से आप अवगत है, आपको पता है कि सेनाएं क्या कर सकती है और लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और, यहाँ हमारे भी लोग कुछ मिले हुए हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जब आतंकवादी घटनाएं होती है। कुछ नहीं, बहुत। एक और बताऊं आपको मैं, अभी जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, चाहे वो पप्पू है कुछ भी है, वो पाकिस्तान की लैंग्वेज बोलते हैं। एक वाइस अफसर था, इनका क्या नाम था यार, वो तो जो बोल रहा था कि मैं चाय की दुकान खोल दूंगा, मोदी साहब को क्या नाम था उसका, मैं भूल गया उसका। अरे वो तो मैं कह रहा हूँ, अभी सर्वदलीय जो बैठक हुई है, अरे वो तो उसमें से तो मुझे पता लगा कि फेक सभी पार्टियों ने ऐसा कहा कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, साथ देंगे। देखो वो तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो दुनिया उनके पीछे पड़ जाएगी। लेकिन रेस्ट एश्योर, कांग्रेस कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेगी कि मुसलमान के हाथ से निकल जाए, वोट बैंक हाथ से निकल जाए। बस बता रहा हूँ आपको। लेकिन स्थानीय जो लोग हैं, अब तो कश्मीर में मुसलमान ही बचे हैं, पंडित तो बाहर आ गए, सब पंडित नहीं रहे। तो जो मुसलमान लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो निश्चित रूप से आतंकवादियों का साथ देते होंगे, तभी इतने बड़े घटना, पुलवामा की जो घटना घटी, सुनो, और उसके बाद अभी पहलगाम की जो घटना घटी। अभी इलेक्शन हुआ, मोदी साहब ने कितना काम किया आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं समझता हूँ अरबों रुपए वहां खर्चे, जो शिकारे थे उनको पैसा दे दे के नए शिकारे दिए, पेंट करवाया, सब कुछ किया, इतना टूरिज्म बढ़ाने के लिए, और टूरिज्म बढ़ भी गया। सुनो, हाँ बढ़ भी गया। 47 सीटें हैं वहां की, एक भी बीजेपी नहीं जी सकी, स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मोदी साहब ने इतना काम किया है। तो ये सगे नहीं है भाई, अंदर से कहने की बात ये इनका खून है, वही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी बात समझे आप? ये बात, इस बात को लेकर भी मैं आने वाला ही था कि आतंकवादी धर्म पूछकर मार रहे हैं, क्या आप मुसलमान तो नहीं है, तो इसका मतलब आतंकवादी मुसलमानों को फेवर करते हैं, दूसरे धर्मों के लोगों को मारते हैं। ये तो साफ हो गई। नहीं, जब तक अब हम अभी तक ये सोचते आ रहे थे, सरकारें भी कहती आ रही थी कि आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता, जबकि निश्चित रूप से आतंकवादियों का धर्म है। जब आप आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, आपके सामने मुसलमान खड़ा, आप नहीं मार रहे, आप कह रहे हो नहीं, आप कलमा पढ़ के सुनाइए। अगर आपने कलमा पढ़ दिया तो निश्चित रूप से आप मुसलमान है, नहीं तो आप मुसलमान होने का ढोंग करें। आप हिंदू है, आप अंग्रेज है, आप दूसरे किसी अलग समुदाय से हैं, तो आपको मार दिया जाएगा। और इस तरह से मारा गया। क्या सोच है, किस तरफ जा रहा है हमारा हिंदुस्तान, किस तरफ जा रहा है? हिंदुस्तान नहीं, सोच है इस्लाम की। सुनो, इस्लाम की सुनो, इनके मैंने कुरान पढ़ रखे भाई दावे, मैंने इनकी हदीसें पढ़ी हुई है। आई कमांडेड मुस्लिम ट्रूप्स आल्सो। ऐसा है कि इनके कुरान में या हदीसों में, कुरान में शायद नहीं, हदीसों में ज्यादा लिखा हुआ है कि जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, चाहे वो हिंदू है, चाहे ज्यूज है, चाहे मुसलमानों में भी, चाहे वो क्या नाम है उसका, शिया है या दूसरे कई सेक्ट हैं, शिया सुन्नी पठान। हाँ, तो ये सब काफिर हैं और काफिर को मारने का हक है। ये जो मदरसे है ना, जो इसमें जो ये टेरर फैक्ट्री है, इसमें बच्चों को ऐसे भर रखा दिमाग में
कि ये जो है हिंदू है, ये वी आर द टॉप, वी आर द सुपीरियर रेस ऑफ दिस अल्लाह, और ये सब नंबर 2 है, इनको मारने का हक है। और ये भी लिखा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में हमारा इस्लाम ही होगा। अभी क्या है कि जब जुम्मे की नमाज होती है, अब समझे, तो ज्यादा अनपढ़ ही है, वेरी फ्रैंक विद यू। कल में तो 90% को नहीं मालूम। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मैं जब कमांड कर रहा था मुस्लिम ट्रूप्स, तो एक नया नया आया मौलवी, तो वो उल्टा सीधा बोलने लगा। तो मेरा सूबेदार साहब थे, वो फटाफट है कि साहब जरा चलो देखो, वो जो नया मुल्ला है जो ज्यादा भांग दे रहा है, क्या बोल रहा है। तो वही बता रहा था, कुर्बानी चाहिए, वो बकवास कर रहा था। मैंने थोड़ा 2 मिनट के लिए, बंद करो, रिपोर्ट करो ऑफिस में। रिपोर्ट आ गया, मैं कोर्ट मार्शल करूंगा, खबरदार आप मुझे लिख के दोगे, कल से क्या बोलोगे। वो अभी मुझे पीछे वो मिला रिटायर। आपने सही बोला। तो ये क्या करते हैं, जब जुम्मे की नमाज होती है तो उसमें या हिला ऐसे बोलते हैं, जो भी है पर्शियन में, किसी को समझ नहीं आती। उसका फिर जो ट्रांसलेशन करते हैं ना, वो फिर ये बकवास करते हैं, अपने तरीके से भड़काते हैं, भड़काने की भावना से किया जाता है। अच्छा, फिर ये हम बताएं आपको इनकी स्ट्रेंथ क्या है। मान लो आपके पड़ोस में कोई मुसलमान है, आपका झगड़ा किसी के साथ हुआ है, हो गया ना झगड़ा, हमारे तो जितने भी दोस्त भी वो भी बाहर नहीं निकलेंगे, फैक्ट है ये। और ये सारे बाहर आएंगे नहीं, ये जुम्मे की नमाज को आएंगे, 200 आदमी आएंगे और हल्ला बोल देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। ये और जब कांग्रेस ही, तो वो तो बिल्कुल इनके फेवर थी। तो ये हमारा ये जो इस्लाम है इनका, ये सबसे खराब चीज है सच का। अब पता नहीं कौन इसको सुधारेगा। तो सर एक बात और कि हमें मुसलमान से लड़ना चाहिए या हमें आतंकवादियों से लड़ना चाहिए, ये बात भी बार बार क्वेश्चन आते हैं जिहाद में। या हम मुसलमान और आतंकवादियों को एक ही चीज माने, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ऐसा है, मैं वही बता रहा हूँ, सब मुसलमान आतंकवादी नहीं है। जो वेल टू डू हैं वो तो लफड़े में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम वो बोलते भी नहीं है। अब जितने भी बुद्धिजीवी हैं मुसलमान, आपने कभी सुना है कि वो बोलेंगे ये गलत बोल रहे हैं, या मौलवी गलत बोल रहा है, या काफिर गलत बोलता है? नहीं बोलेंगे। वाई? क्यों? उनको ऐसी ट्रेनिंग दी है। अच्छा, बोलेंगे भी तो भैया 10 आदमी उसके घर में आ जाएंगे मुसलमान, पीट पाट देंगे उसको। ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको मैं। अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते वो। हाँ, तो वो पक्ष में नहीं बोलते तो विपक्ष में भी नहीं बोलते। करेक्ट, साइलेंट रहते हैं। सही बोला आपने। और उनके साइलेंट रहने से चीजें और खराब हो रही हैं। बिल्कुल हाँ, ठीक बोला। तो ये बात तो ठीक है कि कुछ लोग अच्छे रहे होंगे, हर कम्युनिटी में होते ही है। नहीं, अच्छे भी हैं तो हाँ। लेकिन वो अच्छाई दिखाते नहीं दिखाएंगे, वो साइलेंट रहते हैं, और साइलेंट रहने से चीजें और खराब होती है। तो आप अगर ठीक ठाक है तो ठीक ठाक बातों को बोलिए, नहीं समझाइए, तभी आपका फायदा कम्युनिटी को। वरना आप चुप रहे और बोल नहीं पाए तो आपकी कम्युनिटी और ज्यादा खराब हो रही है। तो सर एक बात जो बार बार उठ के सामने आती है, मुझे लगता है ये फौजियों से संबंधित बात तो नहीं है, एक सिविलियन से संबंधित बात है कि क्या बहुत बार मैं सुनता हूं कि क्या हमें मुसलमान से सामान खरीदना बंद कर देना चाहिए, क्या उनकी सर्विस लेनी बंद कर देनी चाहिए, गाड़ियों के पंचर लगवाने बंद कर देने चाहिए, शेविंग कराने बंद कर देनी चाहिए। बहुत सारी सर्विस ये लोग देते हैं। तो क्या ऐसा ठीक रहेगा? क्या हम ऐसा अगर सोचे, ऐसा करें तो? नहीं, ऐसा है, वैसे तो कोई अच्छी बात नहीं है, हम इनको बिल्कुल बाइफरकेट नहीं कर सकते, नहीं समझे आप। लेकिन ऑफ लेट जो सोशल मीडिया में देखते हैं कि वो थूक लगा के रोटियां बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। ये हमारे तो गुस्सा आता है। इसलिए जो दूसरे लोग हैं इनके से मत लो। हम बता रहे हैं, जब 47 में पाकिस्तान से हम लोग आए तो हमने सफर किया बहुत। तुम्हारे पेरेंट्स बोलते थे, ओए मुसलमान की दुकान पे नहीं जाना, ये हालांकि हमारे दिमाग में ऐसी नहीं है, नहीं सफर किया ना लोगों ने। तो अब ये थूक छूक लगाने वाला चक्कर है। अब देखिए, अभी हाँ इन्होंने एक नई चीज शुरू की, हर चीज को जिहाद के साथ अटैच कर दिया है। मान लो मीट खाएंगे तो जिहाद वाला, मतलब कई चीजें जो मुसलमान इस्तेमाल करते हैं कि जिहाद का स्टेप लगा रखी है। ये क्लियर हेडेड नहीं है लोग, ये इनका
मैं ये नहीं बोला कि 100% खराब है, जो 20 या 30% खराब है वो सत्यानाश कर रहे हैं, रिलीजन का भी और हमारे कंट्री का भी कर रहे हैं। और मेरी प्रोडिक्शन है कि 30 या 40 साल रुक जाओ, हम तो खैर इस जमाने में नहीं रहेंगे, तो हम सबको सलाम अलैकुम बोलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इनकी नहीं मैं या तो ऊपर वाला कुछ ऐसा जुगाड़ करे कि न्यूक्लियर पर पड़े कुछ हो अच्छा एक और बताऊं, पूरे वर्ल्ड में यह हाल है, लंदन में, यूके में, पेरिस में इनका राज है। हमारे हिंदुस्तान में तो अभी भी शरीयत लॉ लागू नहीं हुआ, ना ही कोर्ट है। वहां ऑलरेडी शरीयत कोर्ट चल रही है यूके में, बर्मिंघम है, मैं देख के आया वहां। अच्छा वो बिल्कुल सीधे साधे हैं, हम तो फिर भी लड़ा रहे हैं। चलो, बात थी पहलगाम की। आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, आरसी चड्ढा जी रिटायर कर्नल है, डिफेंस एक्सपर्ट है, गवर्नर के, कश्मीर के गवर्नर के साथ काम किया हुआ है। ऐसे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद रहे और उन्होंने कुछ बातें डिप्लोमेटिक की। डिप्लोमेटिक मीन्स कि सेनाओं की कुछ सीक्रेसी होती है, वो खुलकर बोलने से बचते रहे। लेकिन मैं फौजी अफसर नहीं हूं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं, मुझे पूरा अंदेशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से मुझे इनपुट मिलते हैं, जिस तरह से सूचनाएं एकत्रित हो रही है, जिस तरह से गूगल और दूसरे संचार के माध्यमों से हम लोगों को पता लग पाता है, और जिस तरह से भारतीयों का खून खोला हुआ है, और जिस तरह से माननीय मोदी जी ने बिहार में कल जिस बिल्कुल बात का ऐलान किया, या जिस तरीके से बोला, जिन शब्दों का बोला कि अब जो है पृथ्वी भी छोटी पड़ जाएगी इन लोगों के लिए, तो मुझे निश्चित रूप से लगता है, पूर्ण विश्वास है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब चीजें वो नहीं रहेगी जो आज तक हम झेलते आ रहे थे, अब चीजें बहुत बड़ी हो जाएगी। और हो सकता है कि पाकिस्तान का नाम और निशान खत्म हो जाए, हो सकता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिल जाए, नहीं तो कश्मीर तो निश्चित रूप से नहीं मिलेगा, कश्मीर तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान में मिलेगा। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान में ना मिलाया जाए, उनको पाकिस्तान में छोड़ा जाए। पीओके में, कश्मीर नहीं बोलो, पीओके, हाँ सॉरी, पीओके। कश्मीर तो हमारा है, बात है पीओके के, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको, वो तो निश्चित रूप से आ जाएगा, उसी पे अटैक होगा। तो, ये मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। तो ये आप फौजियों के जो स्ट्रेटजी है उसको शायद डिस्क्लोज नहीं कर रहे, क्योंकि आपको ज्यादा पता है कि स्ट्रेटजी डिस्क्लोज होने से कहाँ किन किन को फायदा हो सकता है। तो आप पाकिस्तानियों को शायद फायदा नहीं पहुंचाना चाहते। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके, और आज बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन आपसे मिली, और आप जैसे लोग हमारे चैनल पे आते रहे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब यादव साहब, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने बड़े डिटेल में सवाल पूछे और बड़े मैच्योर्ड वे से पूछे, और मुझे आई होप मैं आप लोगों का जवाब दे सका। थैंक यू वेरी मच, दोबारा फिर आता रहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू।